हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बेसिकली दो केसेस में लगाया जाता है। जब हमारा फर्स्ट केस जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, तो वो वाला केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और ये जो दूसरा केस है, इस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। इसमें हम लोग दो वोलेटाइल लिक्विड्स मिक्स करेंगे और इसमें राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे आज। सो इस केस के लिए जो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है दैट इज, केस हमारा क्या है, केस हमारा ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है ए, ठीक है, और एक लिक्विड है बी। ये दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल हैं। इन दोनों को हमें क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मींस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। ये दोनों लिक्विड्स क्या हैं, वोलेटाइल हैं। अब क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड का क्या होता है, जैसे वेपर प्रेशर कुछ होता है, वेपर प्रेशर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। सो वेपर प्रेशर क्या होगा, लिक्विड ए का कुछ अलग होगा, हो सकता है बी का कुछ अलग हो। ठीक है। सो मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज इक्वल टू पी ए नॉट सपोज, और मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इज इक्वल टू पी बी नॉट। ये तब के वेपर प्रेशर है जब हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब हम लोग इसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना देंगे, तब ऐसा तो है नहीं कि ये वेपर प्रेशर सेम रहेगा, वेपर प्रेशर विल चेंज, है ना, अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन कंपोजिशन। सो अब क्या है, मान लेते हैं अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ए का जो प्रेशर आ रहा होगा प्लस बी का प्रेशर, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, partial vapor pressure of A is equal to, suppose this is PA, and partial vapor pressure of B is equal to PB। ठीक है। तो हमारे पास एक लिक्विड था A, उसका वेपर प्रेशर मान लिया कितना है, PA नॉट, जब मिक्स नहीं किया है। लिक्विड B का वेपर प्रेशर कितना है, PB नॉट। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन में दे विल हैव अ पार्शियल वेपर प्रेशर। So partial vapor pressure of A becomes PA and partial vapor pressure of B becomes PB. So according to Raoult's law, अब क्या है, statement becomes the partial vapor pressure of two volatile miscible liquids। ये भी एक कंडीशन है, ऐसा ना हो कि लिक्विड मिक्स ही नहीं हो रहे हो। तो मिक्सिबल लिक्विड्स का मतलब होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल मिक्सिबल लिक्विड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ that component, mole fraction of that component in liquid phase। solution की बात हो रही है अभी। ठीक है। so mole fraction of, मान लेते हैं A कितना है, suppose mole fraction of A XA मान लेते हैं, and mole fraction of B, suppose this is XB। ठीक है। so what is according to Raoult's law? According to Raoult's law, partial vapor pressure of A will be directly proportional to XA, mole fraction of A। ठीक है, solution की बात हो रही है अब, and partial vapor pressure of B will be directly proportional to mole fraction of B। ठीक है। अब इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, दिस कांस्टेंट विल बी PA नॉट। PA नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, एंड फॉर दिस PB will be equal to PB naught
इंटू एक्स बी। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है ये कहता है कि अगर हमें टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, सो इट विल बी इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। ठीक है, सो मींस पी टोटल विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, सो इट विल बिकम पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज दोनों की यहाँ से पुट कर दी। अब आपको पता है इफ यू आर हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स देन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू 1। ये होता है, जितने कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में उन कंपोनेंट्स का अगर हम मोल फ्रैक्शन को सम करें तो इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा 1, चाहे जितने कंपोनेंट हो। यहाँ पे दो ही हैं, सो एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू 1। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स बी या एक्स ए की वैल्यू निकालना चाहें, सो सपोज एक्स ए की वैल्यू निकालते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ से, इसको हम लोग ठीक है, इसको यूज करते हैं। सो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं, सो पी ए नॉट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं इसमें कुछ, सो पी ए नॉट माइनस एक्स बी कॉमन ले लिया सपोज, सो दिस विल बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, सो पी टोटल इज इक्वल टू दिस मच। तो टोटल वेपर प्रेशर, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ की। इस इक्वेशन से आपको ये पता चल सकता है अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का, किसी एक का ए या बी का, किसी का भी अगर मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है, तो ये तो आपको दिया ही होगा, बिकॉज दीज आर द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, ये क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। और अगर आपको किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया है तो आप टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो है इसकी एक क्वालिटी है इस इक्वेशन की। इफ यू आर नोइंग द ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, यहाँ पे हम लोग ग्राफ डिस्कस करते हैं। एक चीज और यहाँ से पता चल सकती है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग ग्राफ बनाए, चूंकि दो कंपोनेंट है हमारे पास, तो ग्राफ कुछ हम लोग इस तरह से बनाएंगे। सपोज ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग इस तरफ क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और इधर हम लोग लेते हैं वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक्स ए क्या है, 1 है, और एक्स बी क्या है, 0 है। सपोज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज मैक्सिमम। अब धीरे धीरे इधर जाएंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम मतलब 0। और इधर बढ़ेंगे तो बी का कंपोनेंट क्या होगा, बढ़ते बढ़ते 0 से कहाँ तक पहुंचेगा, 1 पे। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं। सपोज
अब एक चीज हम और मान लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसी दो लिक्विड ऐसे हैं जिसमें B का वेपर प्रेशर ज्यादा है और A का वेपर प्रेशर क्या है, सपोज कम है। ये हमारी अपनी कंडीशन है, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से हो जाएगा। मान लेते हैं हमारा B जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और A कम वोलेटाइल है सपोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ज्यादा ले सकते हो, उसको ज्यादा ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। हम लोग एक केस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। अब इंटरसेप्ट तो जीरो है भाई, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, अब c हमारा क्या है, जीरो है, c तो कुछ नहीं है, मतलब इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये ग्राफ स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से करेंगे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ेगा, लीनियर ग्राफ है, तो ये कुछ इस तरह बढ़ेगा, ठीक। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पहुंचाएगा, XB की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, सो मैक्सिमम वैल्यू PB की क्या हो सकती है, PB नॉट। तो ये जो वैल्यू है सपोज दिस इज PB नॉट, ठीक है। इसी तरह से XA का ये वाली इक्वेशन लेंगे, तो इधर से स्टार्ट करेंगे ग्राफ, क्योंकि XA हमारा इधर जाने पे वेरी कर रहा है, तो ये क्या होगा, अब चूंकि इसकी वैल्यू कम है तो थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, सपोज यहाँ से बना रहे हैं, तो इस तरफ से ग्राफ बढ़ेगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है, मान लेते हैं ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए वाले की, दिस विल बी PA नॉट, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये हमारा A के लिए हो गया और ये हो गया B के लिए, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। अब अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे आप, सपोज, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी P टोटल, दिस विल बी इक्वल टू PA प्लस PB फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है किस चीज का, ये हमारा राउल्ट्स लॉ का है, फॉर अ सोल्यूशन इन विच लिक्विड B इज मोर वोलेटाइल एंड A इज लेस वोलेटाइल, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ग्राफ से आपके कई क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आगे के जो टॉपिक इस पे जुड़े हुए हैं इनसे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है डालूं, क्योंकि अगर इसमें डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसी ग्राफ से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे, इसलिए ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किधर जाने पे बढ़ रहा है, कौन कम हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है राउल्ट्स लॉ का, और इसको कह सकते हो आप ये आइडियल केस है, तो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि आइडियल केस क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो ये आइडियल केस का ग्राफ है, जो भी डेविएशंस होंगे वो हमारे इसी ग्राफ से होंगे, जिस तरह का भी डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर से वो इसी ग्राफ से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, ओके, आई थिंक नोट हो गया होगा ये चीज। तो अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, ये जो हमने मोल फ्रैक्शंस लिए ना, XB और XA, दीज आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। किस फेज में है ये, लिक्विड फेज। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन में दो चीजें पूछ सकता है वो, या तो आपसे मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन की जगह एक टर्म यूज करता है कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द कॉम्पोजिशन, ऐसे नहीं बोलेगा फाइंड द मोल फ्रैक्शन। ऐसे मोल फ्रैक्शन बोल दिया फिर तो बहुत ही अच्छा पहचान लोगे, लेकिन अगर आपसे बोलेगा फाइंड द कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि आपको मोल फ्रैक्शन ही निकालना है, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मतलब कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज पूछ रहा है, तो आपको XA और XB कैलकुलेट करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आपको वेपर फेज में पूछता है, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन लिख लीजिए या कॉम्पोजिशन लिख लीजिए।
कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। ठीक है, तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, लिख लीजिए, आपसे कभी कभी पूछ लेता है। सपोज मान लीजिए ये XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है। तो सपोज YA और YB, YA क्या है, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर फेज। ठीक है, ये वेपर फेज का हो गया। एंड YB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन वेपर फेज। सो अब हम लोग अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सो YA विल बी इक्वल टू PA वही वाला है जो यहां से निकाला था हम लोगों ने, ये रहा। ठीक है, PA, तो PA अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, PA प्लस PB, और YB मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज विल बी इक्वल टू PB अपॉन PA प्लस PB। ठीक है, तो PB अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, YA इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल, या फिर YB इज इक्वल टू PB अपॉन P टोटल। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको सवाल पूछे जाते हैं इसी से। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है बस। PA और PB आप कैलकुलेट ही कर चुके हो पहले, बस मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड फेज में पूछ रहा है फिर तो वहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वेपर फेज में पूछ रहा है तो आपको ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम लोग इसको ऐसे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो सपोज दिस विल बी इक्वल टू PA इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल। कभी कभी क्या होता है, MCQ वगैरह में इस तरह के इक्वेशंस डाल देता है, कहेगा भैया वेपर फेज में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है A का या B का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोनों फेजेस का। लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन पूछ रहा है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XA एंड XB। वेपर फेज में पूछ रहा है तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ YA एंड YB। ठीक है, अब एक और चीज हमारे पास जो अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने जब हेनरीज लॉ पढ़ा था, हेनरीज लॉ, उसमें क्या पढ़ा था आपने, हेनरीज लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। इस कभी कभी पूछ लेता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हेनरी लॉ से आप देखेंगे तो हेनरी लॉ वाज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X मोल फ्रैक्शन, ये हेनरी लॉ कहता है। लेकिन राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल टू मीन्स PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है इन दोनों में। ठीक है, लगभग सेम ही है, पार्शियल वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ये भी कांस्टेंट ही होगा, हर लिक्विड का अपना जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा, तो ये भी कांस्टेंट है इंटू मोल फ्रैक्शन। सो अब क्या होगा, राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि कब, जब आपका KH की वैल्यू मीन्स हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू लिक्विड के, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के जब बराबर हो जाएगी तो दिस बिकम्स द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, बस आपको यही बताना है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हेन डज इट बिकम्स द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो कब, जब KH की वैल्यू PA नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के बराबर हो जाएगी तो वो क्या होगा, दिस बिकम्स द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ में आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इक्वेशंस आपको सीधे सीधे आपको सवाल लगाने हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ अभी और आपको अप्लाई करना आ जाएगा कैसे लगाना है हमें। ठीक है, ओके, वेट कर नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg respectively. Calculate first the vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane. And second one is you have to find out the mole fraction of each component in vapor phase also. ठीक है,
सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, एनसीईआरटी का ही सवाल है आपके। मोलर मासेस दिए हुए हैं दोनों के, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन के, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस मच। सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अगर आपको निकालना है, so you have to first find out the value of PA. Formula is PA is equal to PA naught into XA and PB is equal to PB naught into XB, ठीक है। अब आपको PA naught दिया हुआ है, PB naught भी दिया हुआ है। So where is PA naught? Vapor pressure of pure liquids. So this is PA naught for chloroform and this is PA naught for PB naught for dichloromethane। तो ये दोनों चीज़ें तो दे दी गई हैं। अब बचा मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। सो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के अगर मोल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्लोरोफॉर्म के मोल्स हमारे कितने हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 25.5 अपॉन मोलर मास इज 119.5, ठीक है। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, दिस विल बी इक्वल टू गिवन मास इज 40 अपॉन मोलर मास 85, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0.213 मोल, 0.213 मोल एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.470 मोल्स, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आएगा अप्रॉक्स 0.312, तो ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.312 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.688, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शंस हम लोग क्या आ गए, अब मोल फ्रैक्शंस आ गए। अब आप सिंपली क्या निकाल सकते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू PA नॉट मीन्स 200 इंटू मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 0.312 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसका आंसर जो आएगा PA नॉट का, इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाद में, एंड PB नॉट इज इक्वल टू, PB नॉट जो आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन 415, ये हमारा हो गया वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का, इंटू 0.688, ठीक है। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, सो कैलकुलेट करने पे ये आएगा 62.4 अप्रॉक्स, और आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके जो भी आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, उसके बाद आपको PA नॉट प्लस PB नॉट कर देना है, दैट इज इक्वल टू P टोटल, ठीक है। P टोटल जो निकालेंगे, तो इन दोनों को, ये जो आ रहा है 62.4 अप्रॉक्स एंड ये 415 इंटू 0.688 जो कैलकुलेट करेंगे, इसको जो सॉल्व करने पे आएगा, ओके, तो ये सॉल्व हो गया है। तो दिस इज 285.5 अप्रॉक्स, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, सो P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB मीन्स 62.4 प्लस 285.5, इसको आप ऐड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू अप्रॉक्स 347.9 समथिंग mm ऑफ Hg। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज आल्सो यू हैव टू कैलकुलेट।
सो फॉर वेपर फेज YA यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। ये तो आंसर हो गया हमारा पहले पार्ट का। सो नाउ फॉर YA यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ PA, PB एंड दिस मच। सो PA इज इक्वल टू 62.4 अपॉन PA 62.4 प्लस 285.5। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी होगा आंसर वो हमारा YA आ जाएगा। एंड रेस्पेक्टिवली फॉर YB ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट 285.5 अपॉन 62.4 प्लस 285.5। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.18, ठीक है। अब YB आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.18 है, तो ये आएगा 0.82 अप्रॉक्स, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे आप x से निकालते हो। सो YA प्लस YB इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब आप YB कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस YA दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.18 दैट इज इक्वल टू 0.82। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में आपको पहला आंसर देना है दैट इज 0.18 फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ B, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे ऐसे ही बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी सब बड़ा आसान सा है, ठीक है। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे डेविएशंस होंगे फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। आइडियल ग्राफ आपने बता ही दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।